हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अपना अभी 2 वीडियो डाला कल कास्टिंग पे, 3 वीडियो। आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। आप लोग और उसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो आपके बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जो आपके बिगिनर जूनियर्स हैं, जो थर्ड ईयर में है, क्योंकि अब गेट में थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को भी उन्होंने अलाउ कर दिया है। तो जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप मुझे बोलिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरा जूम आईडी ले सकते हैं, उस पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी कमेंट्स में मैं देख रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि सर आप न्यूली एडेड टॉपिक जो मैन्युफैक्चरिंग में ऐड हुआ है, आप मैन्युफैक्चरिंग में बीटेक किए हो, मैन्युफैक्चरिंग आप पढ़ाते हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जो नया इस बार गेट आईआईटी बॉम्बे ने जो नया एडिशनल चेंजेस कुछ कर दिया है, उस पर आप सर लेक्चर सीरीज बनाओ। हम लोग के पास कोई मटेरियल नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, हमें वो पढ़ना है। तो ठीक है, तो मैंने उनके डिमांड पे वीडियो बनाया है। अभी मैं उसको आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो उसमें उन्होंने ऐड किया है एनसी सीएनसी मशीन्स एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग्स, एनसी सीएनसी मशीन्स एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग्स। और भी लीन मैन्युफैक्चरिंग है, एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारा है। तो मैंने जो पहला अपना जो वीडियो सीरीज बनाया है उसमें हम लोग ये करीब, मैं इसको ब्रेक करके आपको दिखाऊंगा, हाफ एन आवर हाफ एन आवर हाफ एन आवर का 3 वीडियो सीरीज डालूंगा, जिसमें एनसी सीएनसी मशीन्स के बारे में जानेंगे, उसका एडवांटेज जानेंगे, उसका डिसएडवांटेज जानेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे, कंट्रोल यूनिट जानेंगे, कैसे काम करता है, फिर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूली एडेड टॉपिक में। पहला एनसी सीएनसी मशीन्स एंड देयर प्रोग्रामिंग्स। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एनसी सीएनसी मशीन्स। ओके, तो कैसा, आप ये बताइएगा बैकग्राउंड आपको कैसा पसंद है, ब्लैक पसंद है या व्हाइट पसंद है? उसी हिसाब से मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, चलो फिर। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना आज का टॉपिक, एनसी सीएनसी। तो हमारा टॉपिक है, देखिए, एनसी सीएनसी मशीन्स, एनसी एंड सीएनसी मशीन्स एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग, एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड इट्स प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग भी हमें पढ़ना है, प्रोग्रामिंग। तो ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक एडवांस मशीनिंग टेक्निक है। एनसी एंड सीएनसी मशीनिंग क्या है? हमारा एडवांस मशीनिंग टेक्निक है। तो ये पहली बात कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी एनसी सीएनसी मशीन की, क्या प्रॉब्लम था हमें? अगर हमारे पास जो हमारा ओल्ड फैशन जो हमारा मशीन था, जो हमारा ओल्ड फैशन मशीन था, उसमें और एनसी सीएनसी मशीन में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है सर? जो ओल्ड फैशन हमारा मशीन था, जैसे हम लोग लेथ मशीन पे काम करते हैं, सीएनसी लेथ मशीन भी आता है, लेकिन मैं ऑर्डिनरी मशीन्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें और इसमें पहला जो मेजर डिफरेंसेस था एक्यूरेसी का। ये बहुत एक्यूरेट था हमारा एनसी और सीएनसी मशीन, क्या है? बहुत एक्यूरेट है। दूसरा, स्क्रैप वैल्यू इसमें कम मिलता है, लीड टाइम इसका कम होता है। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे हमारे एडवांटेजेस हैं एनसी सीएनसी मशीन्स का ऑर्डिनरी मशीन्स के ऊपर। जैसे ऑर्डिनरी मशीन के लिए क्या प्रॉब्लम था? ऑर्डिनरी मशीन में मैन पावर बहुत ज्यादा लगता था ऑर्डिनरी मशीन में, लेकिन इसमें सीएनसी और एनसी आने के बाद मैन पावर का इस्तेमाल कम होता है, हम उस इंसान को दूसरे जगह भी यूज कर सकते हैं, कुछ और कोई फ्रूटफुल वर्क के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें एक ही आदमी, एक स्किल्ड आदमी एनसी सीएनसी मशीन का जो ऑपरेटर होता है, वो एक बार में चार चार मशीन को ऑपरेट करता है। ठीक है,
और उसमें क्या होता था हमारा ओल्ड वाले में क्या था कि जब तक वर्क पीस बन के तैयार नहीं हो जाएगा, जब तक मशीनिंग हो नहीं रही है, ऑपरेटर को वहीं पे खड़े रहना पड़ता था हर वक्त। 20 अगर 8 आवर्स का शिफ्ट है तो 8 आवर में हर वक्त कंटिन्यू, मतलब फिजिकली उसको नेचुरली वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ता था। किसको? ऑपरेटर को। लेकिन इसमें क्या है, सीएनसी मशीन में एक बार प्रोग्राम आप फिट कर दिए, प्रोग्राम उसमें चला गया और उस कोडिंग वोडिंग डाल दिए, और उसके बाद वो सीएनसी जो मशीन है वो एक बार सॉफ्टवेयर फीड हो गया, स्टार्ट कर दिए, वो स्टार्ट कर दिया। तुम अब 4 घंटे 5 घंटे के लिए कहीं चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आओगे देखोगे मशीनिंग हो रहा है। खुद ब खुद टूल चेंज हो जाता है इसमें, खुद ब खुद फीड मेंटेन कर लेता है, वेलोसिटी मेंटेन कर लेता है, सारा चीज ईच एंड एवरीथिंग खुद ब खुद इसमें होता है, कटर कंपनसेशन बहुत कुछ है। लेकिन जो तुम ऑर्डिनरी मशीन देखोगे उसमें सारा चीज मैनुअली तुम्हें करना पड़ता था। सब चीज, स्पीड तुम मेंटेन कर रहे हो, फीड मेंटेन कर रहे हो, डेप्थ ऑफ कट मेंटेन कर रहे हो, टूल चेंज भी तुम्हें ही करना है, सारा चीज तुम्हें खुद करना है, मतलब तुम्हें हर वक्त प्रेजेंस रहना पड़ रहा था। लेकिन ये एडवांटेज इसका क्या आ गया, इसमें तुम्हारा प्रेजेंस बहुत कम हो गया। तो ये सब बहुत सारी एडवांटेजेस है एनसी सीएनसी मशीन्स की, तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि एनसी सीएनसी मशीन्स, एनसी का मतलब क्या है, एनसी का मतलब क्या है पहले ये देखते हैं। तो एनसी का मतलब है न्यूमेरिकल कंट्रोल, और सीएनसी का मतलब है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो अगर हमने अपनी चीजों को आसान कैसे किया, पहले क्या था, सारा चीज किससे कंट्रोल हो रहा था, मैनुअली, मैन, आदमी कंट्रोल कर रहा था। अगर तुम पहले ऑर्डिनरी मशीन देखोगे हमारा, तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मैन, इंसान सारा चीज कंट्रोल कर रहा था। किसमें? ऑर्डिनरी मशीन में। सारा चीज इंसान के कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल करता था, फीड, डेप्थ ऑफ कट, टूल चेंज, कूलेंट कौन सा जाएगा, कूलेंट चेंज होगा कि नहीं, कूलेंट ऑन करो, कूलेंट ऑफ करो, स्पिंडल का स्पीड क्या होगा, बहुत कुछ, सब चीज खुद से आपको देखना पड़ता था। ठीक है। अच्छा, दूसरी चेंजेस क्या किए, चेंजेस, एक चेंजेस इसमें हम लोग यहाँ पे एक चेंजेस कर दिए ये कि देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग एक मिनट, देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें इसमें हम लोगों ने चेंजेस क्या किया, अगला अगला हमने इस्तेमाल किया एक एनसी मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इंसान कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल्ड बाई मैन, कंट्रोल्ड बाई मैन, कंट्रोल्ड बाई मैन, कंट्रोल्ड बाई, इंसान कंट्रोल कर रहा था पहले। उसके बाद एडवांसमेंट हुआ, क्या हुआ, एक नया मशीन आया 1950 में, 1950 में, जिसका नाम था न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब कंट्रोल्ड बाय नंबर्स। एनसी का मीनिंग है कंट्रोल्ड बाय नंबर। तो जब आपने कंट्रोल स्टार्ट किया, कंट्रोल्ड बाय नंबर, नंबर से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, नंबर, कंट्रोल्ड बाय नंबर, कंट्रोल्ड बाय नंबर। तो जब नंबर से कंट्रोल हो रहा है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन, एनसी मशीन। ठीक है। अच्छा, तीसरा एडवांसमेंट हुआ, इसमें क्या करते थे, पंच टेप का इस्तेमाल करते हैं, पंच कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं थोड़ा देर बाद देखेंगे। उसके बाद और ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्यों, क्योंकि तुरंत उसके जस्ट बाद 1960s में कंप्यूटर पिक्चर में आ गया, और कंप्यूटर आने के बाद चीजें आसान हो गई। क्यों? जैसे इसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ नंबर्स प्रोग्राम लिखते थे। तो प्रोग्राम जब लिखते थे तो वो टेप के टर्म में, वो पंच कार्ड होता था, उसमें ये होल होता था, इसमें से लाइट क्रॉस करता था, ये एक ऑर्डिनरी पंच कार्ड सिस्टम था। तो उसमें क्या था कि एक बार अगर मान लो तुम्हारा प्रोग्राम गलत हो गया तो तुम उसको ठीक नहीं कर सकते हो। मान लो कुछ एरर आ गया तो पूरा का पूरा टेप, जो पंच टेप इसमें इस्तेमाल करते थे हम लोग न्यूमेरिकल कंट्रोल, वो पूरा का पूरा पंच टेप तुमको हटाना होगा और फिर से नया प्रोग्राम लिख के पंच टेप डालना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इसका। तो उसके बाद एडवांसमेंट क्या आया, कंप्यूटर,
क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर। जैसे ही तुम मशीन को अटैच कर दिए माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर से, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही तुम कंप्यूटर के स्क्रीन पे प्रोग्राम लिखोगे, जैसे ही एरर होगा तो तुम्हें दिखाई देगा ना, जैसे ही एरर होगा तुम्हें दिखाई देगा, तुम उसको करेक्ट कर लोगे। तो एक बहुत सारा एडवांटेज हो गया, जब तक प्रोग्राम हमारा सही नहीं होगा तब तक हम फीड नहीं करेंगे प्रोग्राम को। तो इसीलिए अगला जो हमारा एडवांसमेंट आया, कंट्रोल बाय कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में हमारा क्या था, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ये है हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, इसको बोलते हैं सीएनसी। जैसे ही कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे हो तुम सब चीज को, तो ये हो गया कंप्यूटर न्यूमेरिकल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल। सिर्फ इस वाले में क्या किए, पंच टेप हटा के क्या कर दिए, कंप्यूटर लगा दिए, तो क्या बन गया, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन, कंट्रोल्ड मशीन, मशीन। तो इसी को बोलते हैं सीएनसी मशीन, इसको बोलते हैं भैया एनसी मशीन, एनसी मशीन। बहुत सिंपल है, ये है हमारा एनसी मशीन। ठीक है, इसमें कंट्रोल किससे होता है, कंट्रोल्ड बाई, तो लिख ही दिए कंट्रोल्ड बाई कंप्यूटर, कंट्रोल्ड बाई कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कंट्रोल होता है हमारा कंप्यूटर। अब देखो मैं तुमको फोटो दिखा रहा हूँ एनसी मशीनिंग का और सीएनसी मशीनिंग का, कि क्या क्या इसमें होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, एनसी और सीएनसी मशीनिंग में, तो देखो यहाँ पे एनसी सीएनसी मशीन, तो तीन चीज समझ में आ गया। एक में इंसान कंट्रोल करता है हर चीज को, एक में नंबर से कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंच टेप, और एक में तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये है, हमारा देखो ये है हमारा सीएनसी मशीन। ठीक है, ये है हमारा सीएनसी मशीन, इसमें रहता है कंप्यूटर। देखो यहाँ पे ये है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारा सीएनसी मशीन। ठीक है, तो इस तरह का रहता है, ये सीएनसी मशीन है यहाँ पे। तो उतना डिटेल में हमें वर्किंग प्रिंसिपल नहीं देखना है, और हमें अंदर में नहीं जाना है कि क्या क्या है, क्या पार्ट्स इस्तेमाल हुआ, वो हमारे अंदर में जाके हमें नहीं देखना है, उतना डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें बस पढ़ना है, इसका प्रोग्रामिंग पढ़ना है और इसके कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, एक और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, पंच टेप। पंच टेप कैसा होता है, जो पंच टेप है हमारा, देखो ये है पंच टेप, ये है तुम्हारा पंच टेप। तो इसमें देखो होल्स रहता है, देख रहे हो होल है यहाँ पे, ये होल्स, ये होल्स है, इससे लाइट पास करता है। और ये होल्स जो है एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह का है, इस तरह का है, यहाँ पे एक अलग पैटर्न है, यहाँ पे एक अलग पैटर्न है, यहाँ एक अलग पैटर्न है। तो ये पंच टेप का इस्तेमाल करते हैं कोडिंग को लिखने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए इसमें पंच टेप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, ये अब ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ये यूज में नहीं है पंच टेप, ये पंच टेप हमारे यूज में नहीं है, ऑब्सोल्यूट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा पंच टेप, तो इसमें पंच टेप का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि एनसी मशीन कैसा होता है, कैसे काम करता है, आप वहां पर उसको देख लेना। ठीक है, अब देखो मैं कुछ तुम्हें यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, अब है हमारा अगला, यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो वन बाय वन देखते हैं एनसी सीएनसी मशीन्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या। ठीक है, उससे पहले एक दो और फिगर देख लो जिससे तुम्हारा पिक्चर क्लियर हो जाए। ये देखो, ये एक तुम्हारा लेथ मशीन है, सीएनसी लेथ मशीन, ये आईआईटी गुवाहाटी के कैंपस में है, ये सीएनसी लेथ मशीन। ठीक है, देखो ये है तुम्हारा सीएनसी लेथ मशीन, देखो ये सिस्टम है लगा हुआ, ये हेड, ये है हेड स्टॉक है चक, तो ये तुम्हारा एक सीएनसी लेथ मशीन है।
तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे इस पे, यहाँ पे जैसे ही स्क्रीन पे लिखेंगे तुम्हें पता चल जाएगा ना गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो अगर गलत हो रहा होगा तो फिर से उसको रेक्टिफाई करोगे, लेकिन पंच स्टेप में तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए उसको उतना ज्यादा यूज नहीं किया गया। तो ये हमारा सीएनसी लेथ मशीन है, देखो मिनी सीएनसी लेथ मशीन, ठीक है। तो अब इसमें इसके अंदर का प्रिंसिपल हमें कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये चलता है, कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको मिलता है। तो एक सीएनसी लेथ का टेबल का मूवमेंट क्या होगा, इसमें कुछ टर्म्स आता है, बेसिक लेंथ यूनिट, तो ये सब हमें कैलकुलेशन करना है। तो हमें गेट में क्या है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड देखना है, थ्योरेटिकल ओरिएंटेड नहीं देखना है, ठीक है। तो उतना ज्यादा थ्योरी में डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत उतना डिटेल में जाया जाता है। मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड इसको देखना है, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्यूटर अटैच किया हुआ, ये हमारा मिनी लेथ है। आगे देखिए, एक दो पॉइंट और देखिए आप, एक दो फिगर और मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है हमारा, ये सीएनसी लेथ है, वो मिनी लेथ था, ये बड़ा वाला लेथ है। देखिए ये हमारा, ये भी हमारा सीएनसी लेथ है, एचएमटी का है, ये भी हमारा सीएनसी लेथ है। तो ये सब फोटो है सीएनसी मशीन्स का, और ये ऑटोमेटिक काम करता है। फायदा क्या क्या है इसका, सबसे बड़ा फायदा है इसका कि हाई फ्लेक्सिबिलिटी, जो एडवांटेज है जो सीएनसी का ऑर्डिनरी मशीन के ऊपर, इसका एडवांटेज सबसे ज्यादा क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसका सबसे ज्यादा होता है। कैसे सबसे ज्यादा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक मशीनिंग, एक जैसे ऑर्डिनरी लेथ में तुम क्या करोगे, काम करोगे तो एक बार में एक ही वर्क पीस पे तुम मशीनिंग करोगे, एक बार पे साइमल्टेनियसली एक ही वर्क पीस पे काम हो रहा है, ठीक है। दूसरा वर्क पीस वेट कर रहा है। इसमें क्या होता है कि वेराइटी ऑफ जॉब्स, अगर तुम्हारे पास 100 किस्म का जॉब है, 100 जॉब्स है, तो तुम सिर्फ मतलब एक छोटा सा स्मॉल चेंज प्रोग्राम में करके, जैसे मान लो एक में तुम्हें टर्निंग करना है, एक में मान लो कुछ और ड्रिलिंग करना है, एक में मान लो कुछ करना है, तो एक ही इस पे तुम हल्का सा प्रोग्राम में चेंज करके कोडिंग, जैसे मान लो G01, मान लो जैसे G80 बोरिंग का कोड है, ठीक है। तो कोडिंग में तुम हल्का हल्का चेंज करोगे तो तुम्हारा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ जॉब्स को तुम आसानी से एक ही मशीन पे क्या कर सकते हो, मशीनिंग कर सकते हो, सिर्फ प्रोग्राम के कोड को चेंज करके। तो इसका जो सबसे मेजर एडवांटेज है हमारे पास, वो क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा दूसरा क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, प्रोडक्टिविटी ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो पहला एडवांटेज जो है, एडवांटेज मैं एक लिस्ट भी दूंगा आपको वो थ्योरेटिकल पॉइंट के लिए, एडवांटेज जो है सीएनसी का, एडवांटेज सीएनसी एनसी दोनों के साथ में मैं लिख रहा हूं। तो मेजर एडवांटेज, ये बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हाइयर फ्लेक्सिबिलिटी, हाइयर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। हाइयर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, मतलब 100 किस्म के जॉब को एक ही मशीन से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 100 वेराइटीज ऑफ जॉब कैन बी मशीन इन अ सिंगल सीएनसी लेथ, सीएनसी मशीन्स, ओके। दूसरा क्या, हाई प्रोडक्टिविटी। कैसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जैसे मान लो पहले क्या था, एक दिन में तुम्हें 20 प्रोडक्ट मिल रहा था, ये एक दिन में 50 प्रोडक्ट दे देगा। क्यों, इसका बहुत चीज क्या है, ऑटोमेटिक है। तुम मशीनिंग पढ़े हो, जैसे टूल चेंज, मशीनिंग में पढ़ाएंगे, टूल चेंजिंग टाइम प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, टीसी। तो टूल चेंजिंग टाइम इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, नहीं तो खुद चेंज कर लेता है। तुम्हारे में क्या होगा, एक ऑपरेटर है, ऑर्डिनरी ऑपरेटर, वो पहले देखेगा, वो तो मान लो खड़ा होकर देख रहा है, फिर देखेगा टूल वियर हो गया, टूल वियर हो गया, मशीनिंग नहीं हो रहा है, तो थोड़ा देर क्या होगा, पूरा का पूरा सेटअप स्टॉप होगा, पूरा सेटअप स्टॉप होगा, फिर वो टूल को निकालेगा, फिर नया टूल लाएगा, फिर नया टूल लगाएगा। मान लो इस प्रोसेस में 15 मिनट लग जा रहा है, ठीक है। अब एक दिन में मान लो 10 बार टूल चेंज हो रहा है, तो 15 इंटू 10 मतलब 150 आवर्स, सॉरी मतलब 10 बार नहीं, एक दिन में तो 24 घंटा होता है। मान लो तुम 15 मिनट है ना, सॉरी 15 मिनट इंटू 10 मतलब 150 मिनट्स, मतलब 150 मिनट्स तुम्हारा 24 आवर्स में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसके वजह से तुम्हारा उस टाइम पे तुम्हारी मशीनिंग तो नहीं हो पाएगी ना, उस टाइम पे तुम्हारी मशीनिंग नहीं हो पाएगी, तो प्रोडक्टिविटी तुम्हारी घटेगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, यहाँ पे तो बहुत फास्ट होता है टूल चेंज, स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज करना, एंटी, बहुत चीजें खुद सोच लेता है, सारा काम ये खुद एक बार फीड कर दो,
तुम्हें कुछ नहीं सोचना है करके, तुम्हें प्रोग्राम को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है तुम्हें, जो मशीनिंग हो रहा है। तो इसीलिए इसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है, हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो बहुत सारा एडवांटेजेस है, वन बाय वन मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक लिस्ट है यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट एडवांटेजेस का, उसको आप याद रखना। ठीक है, आप उसको क्या रखोगे, याद रखोगे। मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरे पास लिस्ट है। देखो यहाँ पे, देखो एनसी एंड सीएनसी मशीन्स एडवांटेज। ठीक है, एनसी और सीएनसी मशीन का एडवांटेज पहला क्या है, हाई रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब जैसे मान लो एक तुम स्पेसिमेन, एक एक टर्निंग कर रहे हो, एक ये तुम एक शाफ्ट मान लो बनाए इस तरह का, एक तुम एक प्रोडक्ट बनाए हो, इसका डायमीटर मान लो अगर 60 mm है, तो तुम अगर मैनुअली बनाते ना, अगर तुम उस पे ऑर्डिनरी मशीन पे बनाते, तो दूसरा एक मान लो 59 mm का बन जाता, एक तुम्हारा 61 mm का बन जाता, एक तुम्हारा 60.02 mm का बन जाता, एक तुम्हारा 60.5 mm का बन जाता। मतलब एग्जैक्टली जो बेसिक साइज मेट्रोलॉजी में पढ़े होगे, तो एग्जैक्टली तुम्हारा, तुम्हें क्या करना पड़ता है, उसमें रेंज देना पड़ता है 60 + 0.5 - 60 - 0.5, कि इस रेंज का सारा शाफ्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। मतलब सबसे बड़ा शाफ्ट 60.5 और सबसे छोटा 59.5, इस रेंज का हम शाफ्ट एक्सेप्ट, तुम्हें हमेशा रेंज देना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी रिपीटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब ये 60 का है तो अगला भी 60 का बनाएगा, तीसरा भी 60 का बनाएगा, चौथा भी 60 बनाएगा। प्रिसाइज भी होता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट का कोई भी पार्ट्स बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी, अभी मैं एक्सप्लेन किया है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत हाई होता है। कॉम्प्लेक्स शेप को इजिली बना देता है, कॉम्प्लेक्स शेप बनाता है ये। फ्लेक्सिबिलिटी है इसका, हाईली फ्लेक्सिबल है, बताया ना, जॉब चेंज, ऑटोमेटिक टूल सेटिंग, लेस स्क्रैप, स्क्रैप भी बहुत कम निकलता है इसमें। ठीक है, क्यों स्क्रैप कम, क्यों, क्योंकि एरर ही नहीं होता है ना। इंस्पेक्शन कॉस्ट भी इसका बहुत कम होता है। बाकी सब में क्या होता है, मान लो एक तुम्हारा, तुम अभी रेंज बताए 60 + 0.5 - 0.5, एक बना दिया तुम्हारा मान लो 61 mm का, तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, 61 mm वाला रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे इंस्पेक्शन वाले के पास जाएगा वो रिजेक्ट कर देगा, तो वो तो बर्बाद हो गया तुम्हारा, वो तो रिजेक्ट हो गया ना। फिर उसमें करो तो स्क्रैप में वो काउंट होगा। तो इस वजह से स्क्रैप भी इसमें बहुत कम निकलता है हमारा। प्रोडक्टिविटी होती है अच्छी, मोर सेफ होता है। सेफ क्यों होता है, सेंसर लगा हुआ होता है। मान लो कोई आदमी का मशीन हाथ के नीचे चला गया, किसी का हाथ चला गया, हाथ चला गया, तो वो सेंसर रहता है, वो रीड कर लेता है कि हाथ आया है, तो वर्क टूल वहां पे कटर वटर नहीं आ पाता है। तो बहुत ज्यादा ये सेफ होता है, अलार्मिंग होता है, मतलब सेफ्टी कंसर्न से भी बहुत ज्यादा ये अच्छा होता है। लेस पेपर वर्क होता है। लीड टाइम, लीड टाइम भी इसका क्या होता है, बहुत कम होता है। लीड टाइम जानते हो, तो ऑर्डर के बीच का टाइम, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता जाता है, तो हम लोग ऑर्डर भी क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लेते जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका लीड टाइम भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये सब पॉइंट्स है, आप याद रखोगे। लेकिन दूसरा देखो, ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हें इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एनसी एंड सीएनसी मशीन्स, तो इसको तुम याद रखना एडवांटेज को। ठीक है, दूसरा आता है एनसी सीएनसी डिसएडवांटेज। पहला है कॉस्टली सेटअप है, बात सही है। दूसरा स्किल्ड ऑपरेटर, ऑपरेटर स्किल्ड है, और ऑपरेटर को स्किल्ड बनाने में भी पैसा लगता है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसको सारा कोड पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोग्रामिंग का इसमें कोड करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमें मतलब प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे देखते नहीं, आईटीआई वाले होते हैं, सीएनसी ऑपरेटर जो होता है बोलता है कि सीएनसी मशीन पे ट्रेनिंग लिए हैं। क्या ट्रेनिंग लेता है, यही सब सीखता है कि कौन कोड फीड करेंगे, कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, कैड कैम सुनते होगे ना, तो ये सब जो यहीं पे सीखता है, तो इसके लिए पैसा खर्च होता है। तो स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए। तो उसमें थोड़ा दूसरा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नॉलेज रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, लेमैन नहीं कर सकता है। इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो याद रखना इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। एक दो और डिसएडवांटेज मेरे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, हाइयर इन्वेस्टमेंट, हाई मेंटेनेंस एंड रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पर्सनल्स। लिमिटेशंस जो है यहाँ पे आप देखिए,
हाइयर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया, हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, हाइयर मेंटेनेंस कॉस्ट है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, जो एनसी पर्सनल्स का जो होता है वो भी लिमिटेड होता है, जो स्किल्ड है उन्हीं को आप रिक्रूट कर सकते हो, बाकी सबको ऐसा नहीं है किसी को भी बुलाओगे बोलोगे आओ काम करो, ऐसा नहीं है, किसी को भी बुला के नहीं यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक थ्योरेटिकल डिस्कशन था। गेट में मुझे नहीं लगता है कि इससे क्वेश्चन आएगा आपको, मे बी एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगी, रिपीटेबिलिटी कैसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है, आप इसको याद रखिएगा, लेकिन मुझे उतना उम्मीद नहीं है कि गेट ये सब क्वेश्चन पूछेगा। गेट में आएगा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ही, लेकिन हमें पढ़ना है, जब सिलेबस में है तो हम सबको लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं टॉपिक इसमें जो हमारे पास है क्या है। अगला है हमारा कि कौन कौन सा मशीन है जो सीएनसी यूज करता है, कौन कौन सा मशीन है जो हमारा ऑर्डिनरी मशीन है जिसको हम कपल कर सकते हैं कंप्यूटर से, पंच टेप से। तो मशीन्स यूजिंग सीएनसी, ओके, मशीन्स यूजिंग सीएनसी, मशीन्स यूजिंग सीएनसी। तो जनरली हमारा फोकस सीएनसी पे होगा क्योंकि एनसी बहुत आउटडेटेड है, तो ऑब्सोल्यूट हो चुका है। तो जनरली जो क्वेश्चन आपको आएगा वो सीएनसी से ही आएगा, ठीक है। तो मशीन्स यूजिंग सीएनसी, तो कौन कौन सा मशीन है जो सीएनसी यूज करता है। पहला मशीन जो आपके पास है वो है लेथ। लेथ में आप सीएनसी को कपल कर सकते हैं, तो सीएनसी लेथ मशीन आप नाम सुनते होंगे बहुत ज्यादा, सीएनसी लेथ मशीन। पहला है हमारा सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन क्या है, सीएनसी लेथ मशीन, ठीक है। पहला है हमारा सीएनसी लेथ मशीन, तो इसको अच्छे से समझिए सीएनसी लेथ मशीन के बारे में। सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन, देखो सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन, देखो मैं यहाँ पे एक फोटो दिखा रहा हूं तुम्हें कि सीएनसी लेथ मशीन जो है हमारा क्या है। देखो सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन, देखो ये तुम्हारा सीएनसी लेथ मशीन है। देखो ये है हमारा सीएनसी लेथ मशीन, मशीन यूजिंग सीएनसी। तो एक है ये हमारा सीएनसी लेथ मशीन, तो मशीन यूजिंग सीएनसी। पहला क्या है लेथ। मोस्ट लेथ आर प्रोग्राम्ड ऑन 2 एक्सिस। लेथ में ये लेथ ये क्या है, चक है, तो चक है यहाँ पे, ये तुम्हारा टूल पोस्ट है। तो यहाँ पे देखो ये जो स्पिंडल रोटेशन है तुम्हारा, स्पिंडल के अलोंग, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है ईएसी में कि स्पिंडल के अलोंग जो एक्सिस होता है इसको क्या अज्यूम करते हैं। ये स्टैंडर्ड असम्पशन है, याद रखना, जेड एक्सिस। द जेड एक्सिस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टूल अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्कपीस। वर्कपीस इसी तरह होल्ड होगा यहाँ पे चक में। तो स्पिंडल एक्सिस के अलोंग, स्पिंडल रोटेशन किसके अलोंग होगा, जेड एक्सिस से। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखना, स्टैंडर्ड है ये जेड एक्सिस। और ये है हमारा एक्स एक्सिस, तो मूवमेंट है हमारा जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है, इसीलिए इसको 2 एक्सिस भी तुम बोल सकते हो। तो इसके बारे में तुम इसको ऐसा बोल सकते हो, देयर इज नो नीड ऑफ वाई एक्सिस, दैट मींस टूल इज नॉट मूविंग अप एंड डाउन। टूल हमारा अप और डाउन मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो y axis provided here. Okay, x axis controls the feed of the tool. तो x axis इस डायरेक्शन में क्या है, हम फीड देंगे टूल का फीड, और ये क्या है, स्पिंडल रोटेशन। तो यहाँ पे एक वर्ड आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि z axis स्पिंडल रोटेशन along the z axis, स्पिंडल रोटेशन along about the z axis आप कर सकते हैं, about z axis के ही about, यहाँ पे ये इसके about ही स्पिंडल रोटेशन, about the z axis, ठीक है। तो ये एक बार पूछा है, तो ये आप अपने से नहीं बोलेगा कि मैं अपना साइन कन्वेंशन चेंज कर रहा हूं। अगर वहां पे चेंज कर दे तो एक अलग बात है फिगर बना के, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर पूछे तो ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं है, ठीक है।
दूसरा आपका है सीएनसी, सीएनसी मिलिंग मशीन। दूसरा है आपका, ये एक थोड़ा सा डिस्कशन था, आप इसको याद रखेंगे कि लेथ मशीन है, लेथ में भी सीएनसी से आप कनेक्ट करके कर सकते हैं। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, लेथ मशीन, बस यहाँ पे वाई एक्सिस वर्टिकल मोशन नहीं होता है, ठीक है, मिलिंग में होगा वर्टिकल मोशन। तो दूसरा है हमारा मिलिंग, सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन, ठीक है। तो सीएनसी मिलिंग मशीन के बारे में देख लो एक बार। इसमें ये जो है हमारा, यहाँ पे 2 एक्सिस मोशन है, प्लस एक्स और प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स और प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे सीएनसी मिलिंग मशीन में, सीएनसी मिलिंग मशीन में दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा सीएनसी मिलिंग मशीन ये ऐसा आएगा आपको, देखिए यहाँ पे तीनों मोशन आएगा आपका। देखिए ये आपका सीएनसी मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, द मिलिंग मशीन कैन बी प्रोग्राम्ड ऑन द 3 एक्सिस, और ये क्या था, ऑन 2 एक्सिस। तो ये कीवर्ड है बेटा, इसको याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कीवर्ड है 2 एक्सिस, को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। और ये है आपका, ये है आपका 3 एक्सिस, 3 एक्सिस क्या है देखो, x, the x axis controls the table movement from left to right, x axis, left right table, milling table है ये। y axis control the table movement towards and away, towards the tool and away from the tool, and z axis controls the vertical feed, upward and downward motion, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों आ जाता है, z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस, ये 1-2 बार पूछा है। तो मिलिंग मशीन, जो मिलिंग लेथ मशीन है, जो मिलिंग मशीन है उसमें आपको तीनों एक्सिस का प्रोग्राम देना पड़ेगा, मतलब जो कोऑर्डिनेट देंगे हम, तो ये होगा x 0 0, y 0 0, z 0 0। तो इस तरह का ये इंटरपोलेटर बोलते हैं, इंटरपोलेशन जब बताएंगे, अभी थोड़ा देर में बताएंगे इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन कमांड जो होगा x, y और z तीनों होगा। यहाँ पे क्या होगा, x और z होगा, x 0 0 कुछ होगा यहाँ पे, z 0 0 है ना। 0 0 मतलब यहाँ पे नहीं समझ लेना 0 0 कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। 1,2 से 5,7 पे कुछ भी जैसा होगा वो दिया रहेगा। तो ये हमारा सीएनसी लेथ मशीन्स, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पे। और अच्छा अब देखो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कंपोनेंट ऑन सीएनसी मशीन, कौन कौन सा स्टेज को हम फॉलो करते हैं, कौन कौन सा स्टेज कैसे करते हैं, एक मैं डायग्राम से आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूं कि कौन कौन सा हम स्टेज फॉलो करेंगे प्रोग्रामिंग करने के लिए। देखो स्टेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंपोनेंट ऑन सीएनसी सिस्टम, नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ, मतलब एक कंपोनेंट बनाना है, तुमने सोचा कि एक मुझे स्टेप शाफ्ट बनाना है, स्टेप शाफ्ट, ठीक है। तो क्या क्या तुम्हारा स्टेप्स होगा, किस किस तरह तुम आगे बढ़ोगे सीएनसी में, इसको देखते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंपोनेंट, प्रोड्यूसिंग ए कंपोनेंट, ऑन ए सीएनसी मशीन। कौन कौन सा स्टेज है देखते हैं, ठीक है। देखो स्टेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंपोनेंट ऑन ए सीएनसी मशीन, जो हमारा स्टेजेस है यहाँ पे उसमें है हमारे पास, सबसे पहले एक आदमी क्या करेगा, बैठ के प्रोग्राम लिखेगा। सबसे पहले एक आदमी, देखो यहाँ पे तो जो स्टेजेस है हमारा उसमें देखो स्टेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, सबसे पहले देखो एक आदमी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मेरा आईपैड। तो जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, ए पार्ट प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड एंड रिटन, कह रहा है कि जैसे तुमको मान लो एक इस तरह का शाफ्ट बनाना था, जैसे मान लो तुम्हें इस तरह का एक शाफ्ट बनाना है, इस तरह का तुम्हें एक शाफ्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये बनाना है एक ऐसा, ये थोड़ा स्टेप शाफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह का एक शाफ्ट तुम्हें बनाना है, ठीक है।
ठीक। और यहाँ पे तुम्हें मान लो एक होल भी क्रिएट करना है, एक सिंपल सा मैं इसी तरह बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक होल भी क्रिएट करना है, यहाँ पे एक होल यहाँ पे भी क्रिएट करना है, छोटा सा एक होल यहाँ पे भी, कुछ भी इसी तरह रैंडम मैं बता रहा हूँ। तो इसमें तो एक तो तुम टर्निंग करते जा रहे हो, टर्निंग कर रहे हो ना, डायमीटर रिड्यूस करते जा रहे हो, तो और एक यहाँ पे तुम ड्रिलिंग कर रहे हो, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस कांटेक्ट होगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस कांटेक्ट के बाद ये पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग होगा, मतलब इस पॉइंट पे ड्रिल करो, फिर इस पॉइंट पे ड्रिल करो, फिर इस पॉइंट पे, और एक तो तुम्हारा कंटिन्यूअस कांटेक्ट है। अब कंटिन्यूअस में भी तुम कैसे जा रहे हो, लीनियरली जा रहे हो, टूल का मूवमेंट लीनियर है, तो लीनियर के लिए कमांड क्या देते हैं, G01, फिर ड्रिलिंग का कमांड क्या देंगे, G80, जी ड्रिलिंग G81, ठीक है, और बोरिंग का कमांड होता है G80, तो कमांड होता है वो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सा कमांड होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सोचना होगा कि आप एक मान लो एक प्लेट है, ये एक प्लेट बनाए, इसमें 4 जगह होल कर दिए, एक जगह स्पॉट वेल्डिंग करना है, एक जगह स्पॉट वेल्डिंग करना है, 4 जगह ड्रिलिंग करना है, एक जगह बोरिंग करना है, फिर सरफेस फिनिश करना है, 6-7 ऑपरेशन है, तो सबको तुम लाइन अप करोगे, लिखोगे कि क्या क्या है, उसके बाद किस सीक्वेंस में करना है, सबसे पहले इस पॉइंट पे करना है, उसके बाद इस पॉइंट पे करना है, उसके बाद इस, तो सबको तुम लिख के एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को एक जगह लिखोगे, एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को एक जगह लिखोगे कि ये इसके बाद ये इसके बाद ये, तो यही ये बंदा लिख रहा है, ठीक है, इसने लिख दिया। उसके बाद क्या करेगा, इस प्रोग्राम को कहां डालेगा, कंप्यूटर में, ठीक है, द पार्ट प्रोग्राम उसने तैयार कर लिया, भाई ये करना है, तो ये तो तुम देखो इंग्लिश में लिखोगे, बोलोगे पहले सर बोरिंग करना है, उसके बाद ड्रिलिंग करना है, ड्रिलिंग के बाद जनरली बोरिंग होता है, तो मान लो पहले तुम ड्रिलिंग कर दिए, ड्रिलिंग किए, उसके बाद तुम बोल रहे हो सर बोरिंग करना है, बोरिंग के बाद तुम कह रहे हो सर काउंटर बोरिंग करना है अगला, ठीक है, काउंटर बोरिंग के बाद एक है शेपिंग करना है, ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशन है। तो ये तो कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं जानता है ना, कंप्यूटर को थोड़ी बोल दोगे, तुम कंप्यूटर को थोड़ी बोलोगे कि देखो पहले ड्रिलिंग कर दो, उसके बाद बोरिंग कर दो, उसके बाद काउंटर बोरिंग कर दो, कंप्यूटर ये सब नहीं जानता है, कंप्यूटर को किस तरह में बताना पड़ेगा, कंप्यूटर के लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, उसके लिए हम लोगों ने कंप्यूटर से बात करना सीखा, तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज में बात करता है, जी कोड्स में और एम कोड्स में, कंप्यूटर बात करता है किसमें, जी कोड्स में, एम कोड्स में, जैसे जो कंप्यूटर साइंस वाले पढ़े होंगे ना, 0 1 1 0, ये सब बाइनरी सिस्टम्स में कंप्यूटर वर्क करता है, तो यहाँ पे जी कोड और एम कोड में कंप्यूटर बात करता है, तो वो जी कोड और एम कोड के टर्म में हम सारा का सारा जो भी हमारा ऑपरेशन है सबको क्या कर देंगे, कंप्यूटर में फीड कर देंगे। जैसे ही फीड कर दिए, अब क्या होगा अगला, मान लो उसमें कुछ एरर है, तो उसको एडिट करके करेक्ट करेंगे। देखो यही कहां पे नहीं हो पा रहा था, पंच टेप पे नहीं हो पा रहा था, पंच टेप में यही काम नहीं हो पा रहा था कि एरर को हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए पूरा का पूरा फिर से क्या करना पड़ता था, टेप डालना पड़ता था। मान लो तुम पूरा काम किए, थोड़ा सा एरर हो गया, थोड़ा के चक्कर में फिर से पूरा नया टेप डालो, लॉस भी होता था, बहुत प्रॉब्लम भी था। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन काइंड ब्रेन का यूज करके हम लोग सीएनसी से अभी तो बहुत हेवी मशीन सब आ गया। उसके बाद क्या है, मशीन कंट्रोलर सेंड सिग्नल टू द मशीन कंपोनेंट डायरेक्टिंग द मशीन टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। उसके बाद वो सिग्नल आएगा और वो धीरे धीरे टूल क्या करेगा, वो सारा ऑपरेशन, जैसे उसको कमांड मिला कि 1,2 पे ड्रिलिंग करो, उसके बाद 3,4 पे ड्रिलिंग करो, फिर इसी पे यहाँ पे बोरिंग करो, तो वो उस तरह ऑपरेशन करता हमारा चला जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको आपको समझना है, याद रखिएगा कैसे कैसे सीएनसी में ये आगे बढ़ता है, किस तरह प्रोग्राम करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है, कहता है कि क्या सीएनसी का लैंग्वेज क्या है, सीएनसी का किस लैंग्वेज में बात करता है, और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट इसके बारे में पॉइंट्स है कि सारा जो मशीन है वो सेम लैंग्वेज बोलता है, सीएनसी मशीन की अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, क्या बोलता है उसको देखिए। बोलता है कि डू ऑल दी मशीन्स स्पीक द सेम सीएनसी लैंग्वेज, नहीं, बिल्कुल नहीं, सारा जो है हमारा, सारा जो सीएनसी मशीन है सेम लैंग्वेज नहीं बोलता है। डू ऑल द मशीन स्पीक्स द सेम सीएनसी लैंग्वेज, नहीं, नो। सब सेम कैसे बोलेगा, वेराइटी ऑफ जी कोड्स और एम कोड्स हम बनाते हैं, वेराइटी ऑफ जी कोड्स और एम कोड्स हम बनाते हैं, और देयर इज सम वेरिएशन इन द एप्लीकेशंस। जैसे अगर एक तुम्हारा सीएनसी मशीन है, उसमें तुम कोड डाल दिए G80, तो ये बोरिंग ही करेगा, सिर्फ क्या करेगा, ये बोरिंग, सॉरी G86, तो ये बोरिंग करेगा, ठीक है।
अच्छा, अगर तुम मान लो उसमें कमांड दे दिए G01, तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में लीनियरली जाएगा, लेकिन एक दूसरा मशीन है जिसको तुम बोल दिए G03, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। अगर तुम G04 बोल दिए तो ये रुका हुआ रहेगा, ड्वेल। ठीक है, तो इस तरह का सारा का अलग अलग मीनिंग है, इसलिए तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सारा सीएनसी मशीन सेम लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन कोड्स, हाँ, सारे कोड्स का एक अपना अलग माने होता है। ठीक है, ये बात कर रहा है, ये अगर बोलेगा G80, जी अलग अलग कोड से मान लो बोलेगा G91, तो G91 जैसे ही बोलेगा तो उस वाले सीएनसी को पता चल जाएगा मेरा इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग है। एक सीएनसी को बोल रहा है G90, मतलब उसको पता चल जाएगा एब्सोल्यूट पोजिशनिंग है। तो सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो G0, G00 ये जो कमांड्स है, यूनिवर्सली रिगार्डेड कमांड फॉर रैपिड ट्रैवल। रैपिड ट्रैवल का क्या मतलब है, थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। रैपिड ट्रैवल का ये मतलब होता है, जैसे मान लो तुम्हें इस पॉइंट पे, इस जगह पे मशीन करना है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा टूल यहाँ पे था, टूल यहाँ पे घूम रहा था, तो जैसे ही G00 कमांड जाएगा टूल पे, टूल भागता हुआ यहाँ पे चला आएगा सबसे फास्टेस्ट स्पीड से, लेकिन यहाँ पे किसी को मशीनिंग नहीं करेगा, सिर्फ बिना मशीनिंग करते हुए इस जगह से भागते हुए रैपिडली। मान लो ये यहाँ पे है टूल और उसको करना था यहाँ पे, जैसे ही उसको G00 कमांड मिलेगा वो अपने इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, कहाँ पे, भागते हुए एकदम फास्ट रैपिड, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, उसको बोलते हैं G00। तो ये ऑब्जेक्टिव में अगर कभी पूछेगा डू ऑल दी मशीन स्पीक द सेम, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, दूसरा और क्या है थियोरेटिकल पॉइंट्स इसमें हमारे पास। जैसे कभी मान लो तुमसे ये पूछेगा कि क्या ये बताओ कि हमारा फास्टर कौन होता है, फास्टर कौन होता है, कन्वेंशनल मशीन, ऑर्डिनरी मशीन फास्टर होता है, या हमारा सीएनसी मशीन फास्टर होता है, कौन सा हमारा फास्टर होता है। देखो, आर सीएनसी मशीन फास्टर देन कन्वेंशनल मशीन, बोल सकते हैं यस भी नो भी, कंफ्यूजन क्यों। अगर तुम सिंगल कंपोनेंट को बनाओगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट को बनाओगे, एक वर्कपीस को, तो कन्वेंशनल मशीन ज्यादा फास्टर होता है, कन्वेंशनल मशीन, क्योंकि इसमें पूरा प्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन तुम अगर मास प्रोडक्शन कर रहे हो तो यस, मास प्रोडक्शन के लिए दी बेस्ट है कौन, सीएनसी। क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, एक दिन में ज्यादा प्रोडक्ट बना के देगा, लीड टाइम कम है, ऑर्डर भी ज्यादा ले सकते हो, तो बहुत कुछ है, स्क्रैप भी कम होता है। तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस और नो, समटाइम्स, समटाइम्स अच्छा होगा, कभी कभी फास्टर होगा, कभी फास्ट नहीं होगा। तो व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ सिंगल पार्ट, इट इज हार्ड टू बीट कन्वेंशनल मिलिंग और लेथ। एक को बनाने के लिए लेथ ही बढ़िया है हमारा, जो कन्वेंशनल लेथ है, ऑर्डिनरी लेथ है, कन्वेंशनल और कन्वेंशनल मिलिंग है। लेकिन सीएनसी मशीन मूव फास्टर इन रैपिड ट्रेवल देन, तो फास्ट मूव करता है, फास्ट भागता जरूर है, लेकिन एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या है हमारा, कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा ऑर्डिनरी कन्वेंशनल ज्यादा अच्छा है, मास प्रोडक्शन के लिए याद रखना ये ज्यादा अच्छा है। तो मास प्रोडक्शन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, मास प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए मास प्रोडक्शन कौन, सीएनसी। लेकिन रैपिड ट्रैवल होता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव थ्योरी है, मैं खुद पेन से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अननेसेसरी टाइम टेकन है, तो आप इसको अपना समझ याद रखना, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज है। ठीक है, अच्छा अब देखो, पूछता है कि एक्यूरेट कौन है। मैं तो पहले ही एडवांटेज में लिख दिया कि एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होती है, एक्यूरेसी दोस्त किसकी ज्यादा होती है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है सीएनसी की, तो ऑब्वियस है, इसमें देखना ही नहीं है। आर सीएनसी मशीन मोर एक्यूरेट देन कन्वेंशनल, यस बिल्कुल, उसीलिए तो बनाए ही है इसको, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, एकदम हाईली एक्यूरेट। तो इसको याद रखना कि सीएनसी मशीन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है किससे, कन्वेंशनल मशीन से, हमारा सीएनसी मशीन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग सिस्टम इन सीएनसी प्रोग्रामिंग, किस तरह पोजीशन करेंगे। जैसे टूल है, ये टूल का पोजीशन, तो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं एक्स वाई जेड, तो कोऑर्डिनेट से कमांड देते हैं कि भैया यहां पे जाओ, फिर यहां पे जाओ, फिर यहां पे जाओ, फिर यहां पे जाओ। ठीक है, तो देखते हैं क्या है अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग सिस्टम इन सीएनसी प्रोग्रामिंग, टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग सिस्टम इन सीएनसी मशीन्स। देखो टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग सिस्टम, पहला है P2P, पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम, और दूसरा है कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग सिस्टम। तो देखते हैं दोनों P2P और देखते हैं दोनों, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट, पहला PTP मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, क्या बोलोगे इसको? पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम। अब बताओ ये क्या है पॉइंट टू पॉइंट? देखो मैं दिखा रहा हूं, जैसे मान लो जैसे पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम में, ठीक है, एक्चुअली ये पहले मुझे डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग सिस्टम, सॉरी पोजिशनिंग सिस्टम मुझे डिस्कस करना है, मैंने ये डिस्कस कर दिया पहले। टूल मूवमेंट, इसको एक मिनट रुक जाइए, पहले देख लेते हैं इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, ठीक है। पोजिशनिंग दो तरह का होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट एक्चुअली ये है हमारा टूल का मूवमेंट है। टाइप्स ऑफ टूल मूवमेंट इन सीएनसी मशीन, एक है पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट होगा, एक कंटिन्यूअस कांटेक्ट में होगा, एकदम साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग सिस्टम इन सीएनसी मशीन, तो पोजिशनिंग सिस्टम दो होता है, एक होता है एब्सोल्यूट पोजिशनिंग सिस्टम और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग सिस्टम। देखो पहला है हमारा एब्सोल्यूट पोजिशनिंग सिस्टम। एब्सोल्यूट पोजिशनिंग सिस्टम, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? एब्सोल्यूट पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, इसका डेफिनेशन देखो क्या है। ये कहता है कि लोकेशंस आर डिफाइंड, द लोकेशन ऑफ टूल, द लोकेशन ऑफ टूल आर डिफाइंड from a reference point, from a reference point or from a fixed point, and that fixed point is the origin 0, 0 in absolute positioning. So write the definition. क्या है? Locations are defined relative to location of tools are defined relative to a relative to a fixed point, and that fixed point is origin, relative to a fixed point. Relative to a fixed point, that is your origin. जैसे जो तुम कमांड दोगे, जैसे टूल को तुम बोलोगे कि जाओ 5,4 पे जाके ड्रिलिंग कर दो, 5,4 पे स्पॉट वेल्डिंग कर दो, 5,4 पे टेपिंग कर दो, कैसे समझेगा 5,4 किसके रिस्पेक्ट में? 5,4 किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना, तो वो बताना पड़ेगा टूल को। तो यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, जैसे मान लो ये एक है एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, तुम्हारा एब्सोल्यूट पोजिशनिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो फोटो एब्सोल्यूट पोजिशनिंग का, देखो यहाँ पे जैसे ये देखो एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के बारे में मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये एक तुम्हारा डायग्राम है, ये एब्सोल्यूट पोजिशनिंग है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट पोजिशनिंग में क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें ड्रिल करना है, ये होल है, ये भी होल है, ये भी होल है, ये भी होल है। तो एब्सोल्यूट पोजिशनिंग में मान लो मैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है टूल जाएगा यहाँ पे, तो ये तुम्हारा 1 है, अगर ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है, सॉरी 1 2 3 नहीं, इसको ऐसा कर दो ए बी सी, पॉइंट ए पे ड्रिल करेगा, बी पे करेगा, सी पे करेगा, डी पे। तो एक बात बताओ, तुम
ए का कोऑर्डिनेट क्या बताओगे उसको? ए का कोऑर्डिनेट के लिए तुमको एक फिक्स पॉइंट चाहिए रेफरेंस, तो यहां पे हम जो फिक्स पॉइंट अपना बना रहे हैं इसको देखो, ये हमारा x, ये हमारा y, तो ये हमारा होगा 0,0। तो जब भी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होगा तो हमेशा इसके रिस्पेक्ट में। तो अब बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में? एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्त बताओ? एकदम सिंपल है, कोऑर्डिनेट में पढ़े होगे। ए का कोऑर्डिनेट होगा सर 250, 250, बोलो होगा 250, 250 इधर और 250 इधर, 250, 250 होगा ना। चलो बी का कोऑर्डिनेट बता दो। बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1000, 1000 है ये डिस्टेंस टोटल 1000, और ये वाला 250। तो इस तरह तो बहुत सिंपल बात है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस पे, ये तो जानते ही हो। कोऑर्डिनेट लिखना है बस, जैसे 12th क्लास में जो पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस तरह कोऑर्डिनेट लिख दो हर पॉइंट का, वही हमारा हो जाता है क्या, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम कोई किसी भी पोजीशन का पोजीशनिंग करेंगे, टूल का पोजीशनिंग करेंगे। जैसे इसका लिखना है तो ये हो जाएगा, यहां से टोटल ऐड करेंगे और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये तुम लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। नया हमारा इसमें क्या है, नया है हमारा इंक्रीमेंटल मोड ऑफ पोजीशनिंग। नया क्या है दूसरा, इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम। तो वो देखो, देखो इंक्रीमेंटल दूसरा, इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम, इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम देखो मैं एक दिखा रहा हूं, इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम ये क्या है, ये कहता है लोकेशन ऑफ टूल्स आर डिफाइंड relative to locations are provided relative to the immediate preceding points. locations are defined provided, locations are provided relative to immediate preceding points. immediate preceding points, ओके देखो इमीडिएट प्रीसीडिंग पॉइंट्स मतलब जस्ट पहले का पॉइंट्स, इमीडिएट प्रीसीडिंग पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे मैं फिर इस फिगर में तुम्हें इंक्रीमेंटल पे बताऊंगा, सेम फिगर मैं ले रहा हूं और इसमें इंक्रीमेंटल में हमें बताना है, ठीक है। इंक्रीमेंटल में देखो इस पे गेट में न्यूमेरिकल आ चुका है, गेट बोलता है कि सिलेबस में नहीं है लेकिन पहले भी एक दो बार पूछ चुका है, अब तो नाम डायरेक्ट डाल दिया तो अब तो पूछेगा ही, कंफर्म है। तो देखो यहाँ पे इंक्रीमेंटल मोड में अगर बात करोगे तो जैसे फिर तुम्हारा ए है, ये मान लो तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर तुमसे पूछे कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए का तो चलो तुम बता दोगे। मान लो ए के बाद तुम बी पे जा रहे हो, इस तरह जा रहे हो, तो ए के बाद तुम्हें बी पे ड्रिलिंग करना है और बी के बाद तुम्हें सी पे ड्रिलिंग करना है। तो जो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट होगा, जो तुम्हारा बी का कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा क्या, ए के रिस्पेक्ट में, जस्ट प्रीसीडिंग, मतलब ए से तुम बी की तरफ जा रहे हो तो बी के रिस्पेक्ट में, तो बी से बी को तुम अब क्या कर लोगे, ओरिजिन मान लोगे। जो प्रीसीडिंग पॉइंट है उसको शॉर्टकट, उसको क्या मान लेना, ओरिजिन। तो प्रीसीडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, 250, 250। इसको ओरिजिन बनाने के लिए 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0,0 हो जाएगा ये। तो 250 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0,0, तो यहां से इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करो, ये तुम्हारा क्या था 1000, 250, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे -250, तो ये हो जाएगा 750, 0 हो जाएगा ना। तो ओरिजिन क्या करोगे, जस्ट
प्रीवियस के रिस्पेक्ट में इसी को ओरिजिन मान लोगे। तो अगर तुम इसी को ओरिजिन मान लोगे तो ये अब कितना है 750 और ये कितना है ये तो यही ओरिजिन आ गया तो ये 0 हो जाएगा ना। तो तुम्हारा बी का जो कोऑर्डिनेट होगा इंक्रीमेंटल सिस्टम में ये हो जाएगा 750,0। इस बात को याद रखना, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, सी का देखो अगर तुम ए से डायरेक्ट सी पे जाओगे तो दूसरा होगा, बी से सी पे जाओगे तब दूसरा होगा। याद रखना प्रीसीडिंग पॉइंट पूछना कि कहां से कहां जा रहा है, क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान देना, मान लो इस पे जा रहा है, कहां से, अगर मान लो यहां से जाएगा तो इस कोऑर्डिनेट को इसमें से इसके कोऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट कर देना, समझ रहे हो ना। ओरिजिन बनाने के लिए इसके कोऑर्डिनेट को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, तुम्हें इसका इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो ये वाला है, ये इससे यहां से यहां जा रहा है तो इसमें से घटेगा। पिक्चर क्लियर। एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, गेट में आया है, अभी देख कर आता हूं। तो ये हमारा इसका सी का कोऑर्डिनेट, अगर मेरा अजम्पशन है कि बी से सी पे जा रहा है, मेरा रूट जो है ये है रूट, इस रूट को फॉलो कर रहा है, इस तरह जा रहा है टूल, ठीक है। टूल हमारा इस तरह जा रहा है, ये मेरा रूट है, ठीक है। तो प्रीसीडिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो सी हो जाएगा हमारा, फिर इसका भी हो जाएगा 750,0 वही रह जाएगा। तो इस तरह आप निकाल लोगे, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि आप निकाल लोगे। तो इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग बहुत आसान है। तो एक क्वेश्चन देखो, गेट 2016 या 15 में आया, मैं करा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन आया है गेट में जो इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग पे आया है, मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट मैं दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आया है शायद मेरे पास, एक मिनट मैं दिखा रहा हूं आपको। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आया है गेट में, आपको दिखाता हूं, मैं भूल गया था, मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा ये, बोल रहा है कि ए ड्रिल पोजीशन, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे, प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है, घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, कोई कराए चाहे नहीं कराए, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी न्यूमेरिकल, एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ये गारंटी मेरी है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखो, ए ड्रिल इज पोजीशनड एट पॉइंट पी, ए ड्रिल इज पोजीशनड एट पॉइंट पी एंड इट हैज टू प्रोसीड टू पॉइंट क्यू। इसको कहां जाना है, क्यू पे। इन इंक्रीमेंटल सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग पोजीशन, इंक्रीमेंटल सिस्टम अभी मैं पढ़ाया, डिफाइनिंग पोजीशन, पोजीशन को डिफाइन करने का दो सिस्टम है, एक इंक्रीमेंटल है, एक एब्सोल्यूट है, सही है ना। चलो देखो, ये 2015 में आया है, कहता है सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछ दिया, तो अब तो मस्ट है, पूछेगा, अब तो 100% पूछना ही है, तो छोड़ के नहीं जा सकते। ऑफ डिफाइनिंग पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ सीएनसी पार्ट प्रोग्राम विल बी, देखो तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या है, पोजीशन पी एंड इट हैज टू प्रोसीड, मतलब पी से क्यू की तरफ जाना है, तो प्रीसीडिंग कोऑर्डिनेट क्या है, पी। तो पी का अगर तुम कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट में लिखोगे, देखो एब्सोल्यूट में जो क्यू का होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये था तुम्हारा 7, ये था तुम्हारा 7 और ये तुम्हारा 12, तो 7,12 यही है ना। और ये वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3,5, 3,5 ये पी का। लेकिन इंक्रीमेंटल में बोल रहा है, तो इंक्रीमेंटल का मतलब है इसी को ओरिजिन मानेंगे, मतलब यहां से ये 4 और ये 5 है, ये 12 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 7। तो बहुत ही बकवास सा सवाल है। तो ये है 7 और ये है 4, तो ये 4 और ये 7, तो 4,7। और वैसे भी बता सकते हो, नहीं कोई बोलेगा सर सब्ट्रैक्ट कर लें, घर सब्ट्रैक्ट कर लो, -3, -5। इस कोऑर्डिनेट को प्रीसीडिंग कोऑर्डिनेट को इसमें सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 4,7। आ रहा है 4,7, आंसर क्या है 4,7, आंसर है डी। 1 मार्क्स में घटिया सा सवाल, तो बना भी सकते हो। तो इंक्रीमेंटल मोड का पिक्चर क्लियर, कमेंट में लिखो कि सर एकदम इंक्रीमेंटल मोड समझ में आ गया, अब एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंक्रीमेंटल मोड का पिक्चर क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड। चलो इंक्रीमेंटल मोड हमारा हो गया। अब मैं और क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब दूसरा है हमारा, ये था हमारा इंक्रीमेंटल मोड। अच्छा, दूसरा है हमारा टाइप्स ऑफ टूल मूवमेंट इन सीएनसी प्रोग्रामिंग। टूल का मूवमेंट कैसा होगा। अच्छा, एक चीज हमारा छूट गया यहाँ पर जो मुझे बताना था। एक चीज मेरा, नहीं नहीं अभी नहीं बताया हूँ, अभी बताऊंगा। ठीक है, चलो अभी मैं बताऊंगा। इंक्रीमेंटल हो गया हमारा, पोजिशनिंग हो गया, टूल का पोजिशनिंग समझ गया। अब टूल का मूवमेंट समझते हैं। पोजीशन, पोजीशन समझ गए, यहाँ पे यहाँ पे। अब बात आती है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएगा कैसे। स्ट्रेट लाइन में जाएगा, पहली बात, सर्कल में जाएगा, पैराबोलिक कर्व में जाएगा, क्यूबिक में जाएगा, हेलिकल में जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां से यहां कुछ काटते हुए जाएगा, या सिर्फ यहां पे ड्रिल करेगा और फिर यहां पे कुछ मशीन मटेरियल रिमूव नहीं होगा तब यहां पे जाएगा, कि यहां से यहां पूरा ड्रिल करते हुए जाएगा, किस तरह जाएगा। मतलब अब हमें देखना है कि मूवमेंट क्या होगा। पिक्चर क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टूल मूवमेंट इन सीएनसी मशीन। टाइप्स ऑफ टूल मूवमेंट इन सी। बोरिंग लगेगा तो बताना, बोरिंग नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट है, गेट में नया ऐड हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, न्यूमेरिकल में कराऊंगा। अब धीरे धीरे ये थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया है हमारा, अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ टूल मूवमेंट इन सीएनसी मशीनिंग। सीएनसी मशीनिंग, तो इसमें है टूल मूवमेंट में P2P, सिर्फ पॉइंट से पॉइंट, बीच वाले को भैया कुछ टच नहीं करना है, और कंटिन्यूअस वाले में बीच वाले को टच करते हुए जाना। दो तरह का, या तो टच करते जाएगा या सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, तो पहला है हमारा, देखो, कंटिन्यू पॉइंट टू पॉइंट, PTP, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट जाएगा। तो बोल रहा है इट इज जनरली यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू एक्यूरेटली लोकेट द टूल और वर्क पीस एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। जब आपको एक्यूरेटली किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर टूल को फिक्स करना है तो हम P2P पोजिशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। क्या बोल रहा है P2P, पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट। ये कह रहा है इट इज जनरली यूज्ड व्हेन it is required to accurately locate the tool, accurately locate the tool, okay, accurately locate the tool accurately लिखो, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। हाँ ठीक, इट इज रिक्वायर्ड टू एक्यूरेटली लोकेट द टूल और वर्कपीस at a specific location, at a specific location, a specific location to perform, operations, to perform 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 operations,
It is required to accurately locate the tool or workpiece at a specific location to perform the operations like, ये भैया याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट कहां पे होता है, मैं फोटो से बताऊंगा, फोटो से भी मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन इसका पूछता है कि पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग कहां होता है, इसको याद रखना क्या है। सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट होगा ड्रिलिंग, लाइक ड्रिलिंग, ठीक है। दूसरा रीमिंग, दूसरा रीमिंग। तीसरा बोरिंग, बोरिंग भी पॉइंट टू पॉइंट है। कंटिन्यूअस नहीं है, टर्निंग क्या है, कंटिन्यूअस। टर्निंग में वर्कपीस और टूल एकदम कांटेक्ट में रहेगा, ऐसे हमेशा कांटेक्ट में ही उसको जाना है। जैसे ये मान लो वर्कपीस है, ये टूल है, तो हमेशा ये कांटेक्ट में रहेगा, ऑलवेज इसको कांटेक्ट में रहना है, टर्निंग में, मिलिंग में, है ना। बोरिंग, बोरिंग के बाद है हमारा टेपिंग, टैपिंग, टैपिंग के बाद है पंचिंग, ब्लैंकिंग, अच्छा उसके बाद है हमारा ईडीएम, ईडीएम डाई सिंकिंग, डाई सिंकिंग प्रोसेस पढ़े होगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग में, सर पढ़ाए होंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग, ईडीएम। कोई लड़का मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ईडीएम का एमआरआर का एक्सप्रेशन क्या होता है, ईडीएम का एमआरआर का एक्सप्रेशन, कोई भी लड़का, बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, बताना ईडीएम का एमआरआर। ईसीएम का पढ़ाएंगे लेकिन ईडीएम का नहीं बताते हैं एमआरआर, तो आप मुझे बताइए ईडीएम का एमआरआर का एक्सप्रेशन, ठीक है। नहीं बताइएगा तो मुझे पूछिएगा, मैं बताऊंगा ईडीएम। उसके बाद है हमारा स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, ये सब हमारा क्या है भाई, पॉइंट टू पॉइंट है। ब्रेजिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, सब पॉइंट टू पॉइंट है, याद रहेगा। तो ये 8 है बेटा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि P2P पे बेस्ड कौन सा ऑपरेशन है, P2P पे बेस्ड कौन सा ऑपरेशन है, ड्रिलिंग है, रीमिंग है, पंचिंग है, ब्लैंकिंग है, ये सब हमारा P2P पे है, ठीक है, P2P पे है। अच्छा एक पॉइंट P2P पे और देख लेते हैं, P2P पे एक और पॉइंट देख लेते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट। देखो यहाँ पे P2P के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट कुछ लिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट, चलो इसके बारे में देखते हैं, P2P के बारे में। देखो वो नोट कर लिए, वो नोट कर लिए, समझ गए, इसको नोट कर लो पहले भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक खोल लो जाके, ईएस का, गेट का, इसरो का, कहीं का भी, अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो नाम बदल दूंगा मैं, जाके देख लो, पॉइंट टू पॉइंट पूछेगा ही कि पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट, ये वाला पिक्चर क्लियर। चलो इसके बाद देखो अगला, कहता है कि P2P पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल के बारे में क्या बोल रहा है, द टूल एंड द कटर हैज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड द पाथ ऑफ द कटर बिटवीन दिस टूल इज नॉट क्रिटिकल। किस तरह जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल। किस लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट कंसर्न है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो ना पॉइंट फंक्शन, जैसे मान लो यहां ये है, यहां से यहां है, ये आइसोबैरिकली जाए, आइसोकोरिकली जाए, एडियाबेटिकली जाए, जैसे भी जाएगा, किस तरह भी जाए, अगर ये पॉइंट फंक्शन है तुम्हारा, अगर ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, तो dt टेम्परेचर क्या है, पॉइंट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन, इंथैल्पी क्या है, पॉइंट फंक्शन, ये H2 माइनस, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्क डन चेंज कर जाएगा, वर्क डन चेंज कर जाएगा, हीट इंटरेक्शन चेंज कर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पाथ फंक्शन है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी समझ लो, ड्रिलिंग ये सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है, इसको बीच के, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये बीच वाला पार्ट क्रिटिकल नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, द कंट्रोल सिस्टम डज नॉट रिक्वायर एन इंटरपोलेटर, इंटरपोलेटर तब रिक्वायर होता है पाथ फंक्शन के लिए, सिंपल सा बात, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर लो। इंटरपोलेटर क्या है, इंटरपोलेटर दो पॉइंट के बीच में का मूवमेंट बताता है, कि दो पॉइंट के बीच में आप कैसे जाओगे, उसी को इंटरपोलेशन बोलते हैं ना। तो दो पॉइंट के बीच में कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता होगा, तो वो पाथ फंक्शन है। तो इंटरपोलेटर क्या है, पाथ बताता है, इसको हाईलाइट कर लो यहाँ पे, इंटरपोलेटर पाथ बताता है, पाथ। सर जब ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है पॉइंट टू पॉइंट, तो इंटरपोलेटर तो चाहिए ही नहीं। देखो ये ऑब्जेक्टिव का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये सब,
तो ये डज नॉट रिक्वायर, बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, द कटर मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड कैरीज आउट मशीनिंग रिक्वायर्ड ऑपरेशन एट दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब कटर मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और मशीनिंग सिर्फ उसी पॉइंट पे करेगा, बीच में कहीं नहीं करेगा, ये बात याद रखना। इट जनरली कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट एट हाईएस्ट अटेनेबल वेलोसिटी। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जैसे ही कमांड मिलेगा तो हाईएस्ट पॉसिबल वेलोसिटी, मतलब फास्ट जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है हाईएस्ट जाएगा। कटर रेडियस कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल, कटर रेडियस कंपनसेशन तब रिक्वायर्ड होता है जब पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट होता है कंटिन्यूअस कंट्रोल में, कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल में होता है। ठीक है, जैसे टर्निंग में होगा, मिलिंग में होगा, वहां पे आएगा कटर रेडियस कंपनसेशन। क्या होता है मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कटर रेडियस कंपनसेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? पॉइंट टू पॉइंट समझने में कोई प्रॉब्लम? पॉइंट टू पॉइंट का ये एग्जांपल हो गया बहुत बार। आप देखो मैं एक डायग्राम से तुम्हें दिखा रहा हूं। जैसे मान लो ये तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट का एक डायग्राम है, एक डायग्राम है पॉइंट टू पॉइंट का। इसको भी समझ लो, अच्छे से समझ रहे हो सब, सबसे समझ लो, टेंशन नहीं लो, सब चीज को समझ लो। ठीक है, कहाँ चला गया? देखो ये देखो पॉइंट टू पॉइंट, हाउ डू द पी टू पी मशीन ऑपरेट्स। पी टू पी मशीन कैसे ऑपरेट करता है? देखो, हाउ डू द पी टू पी मशीन ऑपरेट्स। देखो यहां पे ड्रिल करना इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां कैसे जाएगा? ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे, हमें कोई मतलब नहीं है, फास्टेस्ट वेलोसिटी से तुमको जाना है भाई, जैसे भी जाओ। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस वाले में वो बताएगा कैसे जाना है। ठीक है, इट इज जनरली नो कंट्रोल ऑफ एक्सियल स्पीड। ये जो स्पीड, किस स्पीड से जाएगा, क्या जाएगा, इस पे कंट्रोल नहीं रहता है। फास्टेस्ट से जाएगा लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड से जाता है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, घटाओ बढ़ाओ सब, वो तो वो अपना चला जाएगा। देयर इज नो कटिंग एक्शन व्हाइल द टूल इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैं बताया था कि यहां से यहां जाएगा तो बीच में ऐसा नहीं है काट देगा मटेरियल को, कोई कटिंग नहीं होगा, याद रखना। तो कोई कटिंग नहीं होता यहां से यहां के बीच में। पिक्चर क्लियर? कोई कटिंग नहीं होगा, डायरेक्ट यहां से यहां जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव का मेरे दोस्त पॉइंट है, ये सब एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है ये सब। देयर इज नो कटिंग while the tool moving from one position to another position। ठीक है, देयर इज नो कटिंग, ये सब एग्जाम में आया हुआ है। नो कंट्रोल ऑन एक्सियल स्पीड, ये सबको हाईलाइट करना। मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, गेट ओरिएंटेड, ईएससी ओरिएंटेड, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड, सेमेस्टर के में भी फायदा होगा, लेकिन ज्यादा ओरिएंटेशंस किसके लिए? गेट के लिए। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा पी टू पी मशीन। पिक्चर क्लियर हो गया? पी टू पी। अब दूसरा मॉडल देखो हमारा, जो दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो कीवर्ड्स याद रखना। एक्सियल स्पीड पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, कटिंग बीच में नहीं होता है, कहीं पे कटिंग नहीं होता है, और हमारा इंटरपोलेटर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरपोलेटर पाथ को बताता है, जैसे लीनियर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन, काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन, तो पाथ से तो मतलब है ही नहीं। चलो दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग। देखो कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग, दूसरा है कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से जा रहे हैं, इसके बाद तुम्हें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सीधे क्वेश्चन बैंक खोलना, सीधे क्या क्वेश्चन बैंक, बाकी कुछ नहीं। कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग, ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग। कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग क्या बोलता है? ये कहता है द मोशन ऑफ द टूल और वर्क पीस इज कंट्रोल्ड ऑन टू और मोर एक्सिस साइमल्टेनियसली। यहां पे देखो, यहां पे ये सिर्फ ये एक यहां पे होगा, दो एक्सिस पे काम होता है पी टू पी में, दो एक्सिस, ठीक है ना। और उसमें क्या है, वहां पे यहाँ पे तुम्हारा जो कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग है, यहाँ पे दो और दो से ज्यादा, मतलब कांटेक्ट में रहता है ना, तो दो या दो से ज्यादा एक्सिस पे काम होगा हमारा। और कटर कंपनसेशन को कंसीडर करना पड़ता है। क्या होता है थोड़ी देर बाद बताएंगे अगले वीडियो में, कटर कंपनसेशन। अच्छा, इसको यूज वहां करते हैं जहां पे हमेशा, जैसे टर्निंग में तुम्हें बताना पड़ेगा कि यहां से यहां तक ये हमारा, जो मान लो मेरे पास कोई शाफ्ट नहीं है, यहाँ पे शाफ्ट है तो मैं बताता आपको। देखो शाफ्ट है, मैं बता रहा हूँ एक, जैसे मान लो यही तुम्हारा शाफ्ट है,
ये एक तुम्हारा शाफ्ट है मान लो, तो इस शाफ्ट में टर्निंग में ये स्ट्रेट लाइन डेप्थ ऑफ कट, ये फीड देते जाते हो ना, इस तरह जाता है ना ये, तो ये इस तरह जाता है, तो ये लीनियर है ना, G0 हमेशा कांटेक्ट में है, तो G01 देना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें जहां पे अब मान लो एक मिलिंग में भी जा रहे हो, एंड मिलिंग में इस तरह जाओगे इसके चारों तरफ, एंड में इसका मिलिंग करोगे इसके चारों तरफ इस तरह जाते जाओगे, तो वहां पे भी हमेशा कांटेक्ट में रहोगे। तो जहां जहां पे कांटेक्ट में रहोगे तो जनरली मिलिंग और टर्निंग में क्या है, कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग मेथड है, याद रखना इसको। चलो तो मैं इसके बारे में पॉइंट्स लिख दे रहा हूं। द मोशन ऑफ द टूल और वर्कपीस इज कंट्रोल्ड, और द मोशन of the workpiece or tool is controlled on two or more axes simultaneously, ठीक है, simultaneously to keep constant cutter workpiece relationship, to keep a constant cutter वर्कपीस रिलेशनशिप, ठीक है। कटर वर्कपीस का कांटेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए दो या दो से अधिक एक्सिस पे कंट्रोल हमें करना पड़ता है, कि ये इधर देखो कभी ऊपर भी देना है फीड, जैसे मान लो ये कांटेक्ट है, ये इधर भी जा रहा है, डेप्थ ऑफ कट को भी मेंटेन करना है, फीड को भी मेंटेन करना है, तो बहुत कुछ को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारा ये तो पिक्चर क्लियर हो गया। अच्छा इसमें क्या है, कौन कौन सा प्रोसेस यूज होता है हमारा, इट इज जनरली यूज्ड इन टर्निंग एंड मिलिंग, इट इज जनरली यूज्ड इन टर्निंग एंड मिलिंग, याद रखना, यूज्ड इन टर्निंग एंड मिलिंग। क्यों इसलिए कि हमेशा टूल और वर्कपीस का कांटेक्ट रहता है, टर्निंग और मिलिंग में हमेशा टूल और वर्कपीस का कांटेक्ट रहता है, इसलिए कंटिन्यूअस पाथ होगा। मैं दिखा देता हूं, अभी आपको फोटो ही दिखा देता हूं, टेंशन ही नहीं लो, फोटो दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, फोटो दिखा रहा हूं, देखो 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 देखो, रो नहीं देखो देखो तुम देखो कहाँ पे है, यहाँ है, देखो ये जैसे ये है, मान लो जैसे ये तुम्हारा ये ऐसे जा रहा है, इस तरह का, ये इस तरह जा रहा है, ये कंटिन्यूअस कंट्रोल है, देख रहे हो, जा रहा है लीनियरली, कमांड दोगे G01 जा तो रहा है लीनियरली, लेकिन ये इस तरह जा रहा है, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, एंड मिलिंग है, ठीक है ना। तो ये हमारा देखो, द कटर मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड कंट्रोल द रेट्स ऑफ पॉइंट, एज द कटर मूव्स इट रिमूव्स द मटेरियल, लीनियर इंटरपोलेशन इज कैरिड आउट। यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये लीनियरली जा रहा है, लीनियर पाथ बताना है उसको यहाँ पे, तभी ये जितना डेप्थ ऑफ कट मेंटेन होगा उतना मटेरियल को रिमूव करता जाएगा। अब ड्रिलिंग में क्या था, यहाँ पे कर दिया फिर यहाँ पे करो, अभी यहाँ से यहाँ के बीच तुम कैसे गए हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, P2P में मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सर्कुलर इंटरपोलेशन नहीं हो रहा है, सर्कुलर इंटरपोलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, लीनियर इंटरपोलेशन है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ध्यान देना, ठीक है। एक फिगर और दिखा देते हैं, कोई एक और फिगर अगर हो मेरे पास तो पिक्चर आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो मिलिंग हो रहा है, इसमें दोनों है, सॉरी देखो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस कंट्रोल है, बोथ लीनियर एंड सर्कुलर कट्स। देखो यहाँ पे तो ये लीनियरली ये मिलिंग कटर है, ये ऐसे जा रहा है काटते हुए, यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ पे जो कमांड मिलेगा G01 लीनियर, ठीक है। इंटरपोलेशन होगा, क्योंकि इसको टच करते हुए जाना है, टचिंग, इसको कंटिन्यूअस कांटेक्ट बनाते हुए जाना है, तभी ये कटेगा, तभी कटर ये काटते हुए जाएगा, कंटिन्यूअस कांटेक्ट, ये पूरा कटते हुए जाएगा मटेरियल। फिर यहां से यहाँ सर्कुलर है तो ये आएगा G03, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, G03। फिर ये स्ट्रेट लाइन है G01, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा देर बाद आप समझ जाओगे, अगले वीडियो में समझ जाओगे। ये G01, ये G03 इंटरपोलेशन, ये है तुम्हारा G01,
फिर ये है G01 लीनियर, ये है G01, समझ में आया? और ये है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो ये हमारा लीनियर भी है, कंटिन्यूअस कांटेक्ट भी है, पिक्चर क्लियर? तो ये हमारा था यहाँ पे कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग था हमारा, और हमारा पॉइंट टू पॉइंट। तो हमारा बेसिक डिस्कशन हमारा खत्म हो गया है एनसीसीएनसी में। अब हम लोग तो एनसीसीएनसी मशीन्स के बारे में हमें पढ़ना था और इसके बारे में कुछ कुछ हमें जानना था, पोजिशनिंग क्या होता है, इंक्रीमेंटल क्या होता है, ये सब जो था ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक है सीएनसी प्रोग्रामिंग। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग में ये सब की हम मदद लेंगे, इंक्रीमेंटल मोड की, और जो भी हम लोग पढ़े हैं कंटिन्यूअस की, पीटीपी की। तो उसमें हमें पढ़ना है इंटरपोलेटर, इंटरपोलेटर क्या होता है, इंटरपोलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट जी कोड्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट एम कोड्स क्या होता है, सीएनसी प्रोग्राम क्या होता है, वो देखेंगे अगले वीडियो में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट्स में जो कंट्रोल करता है हमारा सीएनसी को, जो हमारा कंट्रोल यूनिट्स है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एक यहाँ पे होता है क्या कि जो तुम्हारा सीएनसी का टेबल है, जैसे यहाँ पे टूल है, ये टेबल है, ये टेबल मूव करता है ऐसे, तो ये टेबल को लीनियर मोशन कहाँ से मिलता है? ये लीनियर, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है? इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इलेक्ट्रिकल पल्सेस ये लीनियर मोशन कैसे दे रहा है, ये सब मैकेनिज्म को सीएनसी में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर आपको कोई भी कमी लग रही है इस वीडियो में, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। आपको ऑडियो ठीक नहीं है, आपको हैंडराइटिंग प्रॉब्लम है, आपको कॉन्सेप्ट में कोई एरर लग रहा है, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है आप बताइए। और कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए 8527014884। इस पे टेलीग्राम पेज भी है, टेलीग्राम पेज पे अयाज स्टूडेंट्स केयर पेज है, स्टूडेंट्स केयर, अयाज स्टूडेंट्स केयर टेलीग्राम पेज है मेरा। इस पे आप लाइक कीजिए, इस पे मैं वीडियो क्वेश्चंस वगैरह डालता हूँ। जूम पे मैं लेक्चर भी ले रहा हूँ, ठीक है? तो आप जिनको पर्सनल लेक्चर चाहिए वो जूम पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जूम आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको जब भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं अगले वीडियो में आप देखोगे प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग। थैंक यू।